1912 की 15 अप्रैल जब टाइटैनिक डूब रही थी तो उससे पहले उस जहाज से डिस्ट्रेस कॉल करके आसपास के सारे जहाजों को अपना एग्जैक्ट लोकेशन भेज के हेल्प मांगी गई थी। टाइटैनिक की भेजी हुई वो कोऑर्डिनेट्स की मदद से एक दूसरा जहाज आरएमएस कार्पेथिया करीब 2 घंटे बाद वहां पहुंच के लाइफ बोट्स में सवार टाइटैनिक की जितने भी यात्री जीवित थे उनको बचाए। लेकिन तब तक टाइटैनिक पूरा डूब चुका था और 1500 लोगों की मौत हो चुकी थी। अटलांटिक ओशन के लगभग 4 किलोमीटर पानी के नीचे पूरा टूट के बिखर चुका था टाइटैनिक। टाइटैनिक ट्रेजेडी का न्यूज जितना फैल रहा था उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था वर्ल्ड के एक्सप्लोरर्स के बीच टाइटैनिक के मलबे को खोजने का फैसिनेशन। टाइटैनिक डूबने के सिर्फ 2 ही साल के अंदर समुद्र के नीचे जाके उसकी मलबे को खोजने का एक्सपीडिशन शुरू हो गया था, लेकिन लगभग 70 साल लगे टाइटैनिक शिपरेक को समुद्र के नीचे ढूंढ के निकालने में। आज की इस वीडियो में टाइटैनिक को खोज निकालने के लिए लगी एक्सप्लोरर्स के बीच रेस के बारे में और अल्टीमेटली टाइटैनिक के मलबे को किसने और कैसे खोज निकाला उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इतिहास के पन्नों से शुरू में लगा था कि डिस्ट्रेस सिग्नल को फॉलो करके जैसे एक्सीडेंट की जगह तक पहुंच के कार्पेथिया जहाज ने आसानी से लाइफ बोट्स को खोज निकाला, वैसे ही आसानी से उसी जगह पे अच्छे से समुद्र के नीचे ढूंढने पे टाइटैनिक भी मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। सोचने में ये बहुत ही अच्छी और इजी लगती है कि जहाज की लास्ट लोकेशन जिस जगह पे थी उसका मलबा भी वही कहीं नीचे धसी हुई होगी, लेकिन पानी के नीचे, खासकर अटलांटिक ओशन की तेज करंट वाली डीप ओशन के पानी के नीचे तो खासकर चीजें उतनी सामान्य नहीं रहती। जब भी कोई चीज समुद्र में डूबती और धीरे धीरे नीचे जाती है तो अंडर वाटर ओशन करंट, वाटर फ्लो की डायरेक्शन और कई सारे अदर नोन और अननोन फैक्टर्स के चलते वो चीज कितनी दूर जाके गिरेगी उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। टाइटैनिक के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन 1912 के समय पे जब टेक्नोलॉजी कुछ खास नहीं था, लोगों के आइडियाज भी उतने ज्यादा नहीं थे। इसीलिए शुरू में टाइटैनिक को ढूंढा कैसे जाएगा उस पे ज्यादा फोकस ना देके उस मलबे को पानी से बाहर कैसे लाया जाएगा उसी पे लोगों का फोकस ज्यादा था और बहुत ही अजीबोगरीब प्रोपोजल्स लिए जा रहे थे टाइटैनिक के मलबे को बाहर लाने के लिए। जैसे समुद्र के नीचे डायनामाइट छोड़ा जाएगा टाइटैनिक के पार्ट्स को उछल के बाहर लाने के लिए, या फिर टाइटैनिक के बचे हुए हिस्सों में ढेर सारे बलून्स अटैच कर दिए जाएंगे ताकि वो इसे ऊपर ले आए। ऐसे कई सारे रिडिकुलस प्लान्स को रिजेक्ट कर दिया गया और फिर 1912 से 1914 के बीच कुछ छोटे मोटे अटेम्प्ट किए गए पानी में डाइवर्स उतार के खोजने के लिए, लेकिन उससे कुछ हाथ नहीं आया। इसके बाद अगले 40 साल तक फिर कोई एक्सपीडिशन नहीं हुई, क्योंकि इस बीच दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए। एक बड़ी आर्थिक मंदी हुई और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिगड़ी हुई थी। ऐसे माहौल में टाइटैनिक की खोज में टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद करना लॉजिकल नहीं था। लेकिन 1950s के दशक में जब स्थिति ठीक हुई तो फिर से लोगों के बीच उत्साह बढ़ी टाइटैनिक की एक्सपीडिशन को लेकर, और इन 40 सालों में अंडर सी एक्सपीडिशन से रिलेटेड बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुई, जैसे सबमरीन, सोनार, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और भी बहुत कुछ। 1953 में यानी टाइटैनिक डूबने के ठीक 41 साल बाद पहली बार एक बड़ा और ढंग का एक्सपीडिशन हुआ उसे ढूंढने, जब रिस्डन बीजली नाम की एक जाने माने ब्रिटिश पर्सनालिटी जो एक मैरीटाइम एक्सपर्ट और एक डीप सी सैल्वेज ऑपरेशन स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने इंग्लैंड की सादमटन बेस्ड अपनी सैल्वेज कंपनी द्वारा टाइटैनिक को ढूंढने के लिए एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया। टाइटैनिक के लास्ट कोऑर्डिनेट को सेंटर पकड़ के उसके आसपास की कई किलोमीटर की रेडियस के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाए गए। इसमें कई अंडर वाटर एक्सप्लोसिव छोड़े गए और फिर सोनार टेक्नोलॉजी के जरिए सी बेड पे मलबे का खोज किया गया, लेकिन बिजली की ये कोशिश नाकामयाब रही। इसके बाद 20 साल बीते और कई सारे एक्सपीडिशंस भी हुए, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। फिर रॉबर्ट बलार्ड जो एक मरीन जियोलॉजिस्ट थे, टाइटैनिक के खोज में लग गए। 1973 में उल्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट ने जब
डीप ओशन फ्लोर मैपिंग की एक नई तकनीक निकाली तो यूएस नेवी ने इस टेक्नोलॉजी का यूज अटलांटिक ओशन की फ्लोर मैपिंग के लिए करने का तय किया और बलार्ड इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस मशीन बनाने की प्रोजेक्ट की हेड की हैसियत से यूएस नेवी के साथ काम करना शुरू किया। 4 साल तक काम करने के बाद बलार्ड ने एक ऐसी छोटी सी सबमरीन डेवलप किया जिसमें लाइट और कैमरा की बेहतरीन फीचर इंक्लूडेड था और इस छोटी सी सबमरीन को बिना किसी सवारी के समुद्र में चल रहे किसी भी शिप से केबल के जरिए नीचे ओशन बेड तक उतारा जा सकता था। फिर बलार्ड इस मशीन से टाइटैनिक की खोज में लग गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस शिप से ये मशीन लगाई गई थी पोर्ट से चलना शुरू ही किया था वो शिप कि अचानक से वो केबल टूट गई और मैपिंग वाली सबमरीन के साथ ही ओशन में कहीं गुम हो गई और ये मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इतनी महंगी इक्विपमेंट्स खो जाने के बाद बलार्ड के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इस मिशन को कंटिन्यू करने का, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था दोबारा से ये मशीन बना के मिशन को रिज्यूम करने का। अब जहां एक तरफ बलार्ड पैसे के तंगी के वजह से अपना मिशन पूरा नहीं कर पा रहे थे, वहीं एक और इंसान बेतहासा पैसा खर्चा करके अपना इलॉजिकल मिशंस को सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहे थे। जैक ग्रिम नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन जो एक्चुअली में एक ऑयल टाइकून थे, उन्होंने टाइटैनिक की खोज में रुचि ली। जैक असल में कॉन्स्पिरेसी थियरीज और अनबिलीवेबल मिथ्स के एडमायरर थे और इससे पहले भी ढेर सारे पैसे पानी की तरह बहाए थे बहुत सी वियर्ड चीजों को प्रूव करने के लिए, जैसे बिगफुट नामक दानव को खोजना, लॉचनेस की मॉन्स्टर को खोजना, बहुत सी रिलीजियस बुक में मेंशन्ड नोआस आर्क या नोआ की नाव को खोजना और फिर हॉलो अर्थ थ्योरी के बेसिस पे जब कुछ वैज्ञानिक नॉर्थ पोल के नीचे एक बड़ी सी होल जो पृथ्वी के सेंटर तक जाती है उसे डिस्कवर करने के लिए कोशिश में लग गए, तो जैक ग्रिम ने उस एक्सपीडिशन को भी फंड किया। लेकिन ये सारे एक्सपीडिशन फेल हुए थे, तो जैक कोई एक सक्सेसफुल एक्सपीडिशन करने के लिए उतावले थे। उन्होंने करीब $3,40,000 खर्चा करके 1980 के दशक में कुल 3 एक्सपीडिशन किए टाइटैनिक के मलबे को खोजने के लिए। 1980 की 17 जुलाई की गई अपनी पहली एक्सपीडिशन में बहुत ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से उनको कुछ भी नहीं मिला, पर इसके बावजूद भी वो समुद्र में करीब 500 स्क्वायर नॉटिकल माइल इलाका सर्वे करके 14 पॉसिबल लोकेशन आइडेंटिफाई किए जहां टाइटैनिक का मलबा हो सकता था। लेकिन मौसम खराब होने के चलते उनको लौटना पड़ा और 1981 के जून महीने में वो फिर से समुद्र में लौटे उन पॉसिबल लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। उन्होंने एक एक करके उन सारे लोकेशंस को देख लिया, पर इनमें से किसी में भी टाइटैनिक का मलबा नहीं था। जैक ने 1983 में तीसरी बार एक्सपीडिशन किया, पर इस बार भी कुछ हाथ नहीं आया और इस फेल एक्सपीडिशन के साथ ही जैक का टाइटैनिक को ढूंढने का सपना भी टूट गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और बंदा जिसका हौसला अभी तक बुलंद था और किसी भी कीमत पे वो अपना सपना को साकार करना चाहता था, किस्मत भी उसे एक और मौका देना चाहती थी। जी हाँ, मैं रॉबर्ट बलार्ड का ही बात कर रहा हूँ। बलार्ड को दूसरी बार यूएस नेवी के जरिए एक और मौका मिला टाइटैनिक को खोजने का। 1960s के दशक में तब के सोवियत यूनियन की 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यूएसएस स्कॉर्पियन और यूएसएस थ्रेशर अटलांटिक ओशन में डूब गई थी और अमेरिकन नेवी को समुद्र के नीचे खोए हुए इन दोनों सबमरीन्स का पता लगाना था, लेकिन दुनिया की नजरों से छुप के। बलार्ड की नेवी कनेक्शन यहाँ पे काम आया। उनको इस बात की पता लगी, वो फिर यूएस नेवी वालों को कन्विंस कराए अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी की यूज करके सबमरीन और टाइटैनिक दोनों ही ढूंढने का एक सीक्रेट एग्रीमेंट बनी। तय हुआ कि दुनिया के नजरों में टाइटैनिक का मलबा ढूंढने के लिए यूएस नेवी द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसका लीड करेंगे बलार्ड। लेकिन एक्चुअल में पहले उन सबमरीन्स को ढूंढा जाएगा, फिर टाइटैनिक के मलबे को। बलार्ड की पहले की बनाई हुई उस पोर्टेबल सबमरीन को और एडवांस लेवल पे डेवलप करके एक बेहतरीन डीप सी व्हीकल आर्गो बनाया गया जो समुद्र की बहुत गहराई में भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इमेज और वीडियोस कैप्चर करके पानी के ऊपर बैठा शिप के कंट्रोल रूम में भेज सकता था। और उस व्हीकल को इतनी खास और लाइट वेट बनाया गया था कि हजारों फीट ऊपर से केबल के जरिए बहुत ही सेफली उसे ऑपरेट किया जा सकता था।
कई महीनों तक चली ये मिशन, जिसमें सबमरीन्स को ढूंढने के बाद 22 अगस्त 1985 के दिन टाइटैनिक को खोजा जाने लगा और फिर 9 दिन के बाद 1 सितंबर को पहले छोटे छोटे टुकड़े और फिर उन टुकड़ों को फॉलो करते हुए टाइटैनिक की हल यानी शिप की मेन बॉडी डिस्कवर हुई। और इस चीज को लाइव एक्सपीरियंस करते हुए बलार्ड और नेवी के सारे मेंबर्स जो उस एक्सपीडिशन के हिस्से थे, उन्होंने एक नया हिस्ट्री रच लिया और 70 साल से ज्यादा की एक खोज खत्म हुई। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको इस विषय में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो स्क्रीन पे दिख रही वीडियो को मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो वाला वीडियो आपको बताएगा टाइटैनिक डूबने की असली वजह। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।